पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को भी तबाह कर लिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम दिशा है और मैं एक लेडी पुलिस हूँ। क्या आपको पता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी दाई की गोद में बैठने से गर्भवती औरत के पेट में पल रहा बच्चा अगर लड़की है तो लड़का बन जाता है। जी हाँ, ये वाकया कासगंज के एक गांव का है, जहां दाई की गोद में 5 मिनट बैठने से लड़की लड़के में कैसे बदल जाती है। जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कासगंज के इस गांव का सच्चा वाकया है। मेरा नाम दिशा सिंह है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। मेरे पिता ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल रखी थी, जबकि मेरी माँ एक दाई थी। वो पूरे गांव की औरतों के बच्चे जन्म देती थी और बदले में कभी किसी के घर से आटा मिल जाता, तो कभी किसी के घर से चावल, तो किसी के घर से पैसे। ऐसे ही माता पिता दोनों मिलकर कमा रहे थे और घर का अच्छा खासा गुजारा हो रहा था। हम 3 बहनें और 2 भाई थे और गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते थे। हमारे हालात शायद सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहते अगर पिताजी को उनके दादा की तरफ से ज़मीनों का हिस्सा ना मिल जाता। दादा की तरफ से अच्छी खासी ज़मीन हमें मिल गई थी। पिताजी और भाई का इरादा था इस ज़मीन में फसल उगाई जाए और इसको खेत का रूप दे दिया जाए, मगर मेरी माँ का कहना था कि ज़मीन को बेचकर शहर में जाकर कोई कारोबार किया जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई जाए। माँ को बड़ा शौक था कि हम में से कोई डॉक्टर बने। कहती थी कि मेरे पास अपनी बेटियों को देने के लिए बस ये दाई वाला हुनर ही है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अभी दाई बने। माँ की दिली ख्वाहिश पर हम लोग सब कुछ बेचकर शहर आ गए। यहाँ पिताजी ने एक बड़ा जनरल स्टोर खोल लिया था और भैया स्कूल से आने के बाद उनके साथ स्टोर पर बैठ जाते। भगवान ने हमारे काम में बहुत ही तरक्की दी और हमारे हालात धीरे धीरे सुधरने लगे। घर में सारी खुशियाँ वापस आने लगी और घर खर्च में भी हर चीज़ की सुविधा मौजूद होने लगी। मुझे तो पुलिस में जाने का बहुत ही शौक था। मैंने सोचा कि बाकी 2 बहनों में से कोई भी बहन माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो सकती है, डॉक्टर बन जाए। इसीलिए मैंने अपना पूरा ध्यान पुलिस की नौकरी हासिल करने की तरफ लगाया हुआ था। इसीलिए रोज़ सुबह मैं और मेरी माँ सैर करने के लिए चले जाते थे। माँ वहाँ एक जगह बैठ जाती और मैं दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करती रहती। एक दिन हम लोग अभी पार्क पहुँचे ही थे कि एक जगह औरतों का ग्रुप देखा। हम आगे गए तो मालूम हुआ एक गर्भवती औरत अपनी सास के साथ सैर के लिए आई हुई थी। एकदम से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी। शायद उसके बच्चे का जन्म का वक्त आ चुका था। माँ एक तजुर्बेकार दाई थी। माँ ने फौरन ही भांप लिया कि उस लड़की को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं है। माँ ने उसी वक्त मुझे घर की तरफ दौड़ाया कि जाओ मेरा बैग उठाकर लाओ। हमारा घर उस पार्क से करीब ही था, तो मैं दौड़कर घर को गई और 5 मिनट में ही माँ का बैग उठाकर ले आई। माँ ने 1-2 औरतों से चादर लेकर पर्दा किया और उस लड़की की डिलीवरी करने लगी। उसकी सास बेचारी बहुत ही बदहवास हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस औरत को क्या तसल्ली दूं, मगर उसका हाथ पकड़कर सहलाती रही और कहती रही, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी माँ गांव की मशहूर दाई है और देखना, अभी थोड़ी देर में ही आपका पोता होगा। सब औरतें वहीं बैठी रहीं और कुछ देर बाद माँ ने उस औरत को उसका पोता गोद में दिया तो उसने खुशी के मारे माँ को गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहू की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, वो भी यहाँ इस पार्क में। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। मैं तो इस पार्क में ऐसे ही सैर के लिए आई थी और अपनी बहू को भी साथ लाई थी कि चलो बाहर चलने से तुम्हें कुछ सुकून मिलेगा। बाहर की हवा खाओगी तो बच्चे की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। मगर यहाँ तो बहू को दर्द ही शुरू हो गए। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानियों को दूर ही कर दिया। डॉक्टर ने तो मेरी बहू का ऑपरेशन ही बताया था और हम लोग बहू को दूसरे शहर बड़े डॉक्टर के पास डिलीवरी करवाने के लिए ले जाने वाले थे।
उस औरत ने हमसे हमारा पता लिया और अपने ड्राइवर को बुलाकर अपनी बहू और पोते समेत वहां से चली गई। 1 हफ्ते बाद वही औरत अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई और उसके साथ काफ़ी मिठाइयाँ और फल आदि लेकर आई थी। वो माँ का शुक्रिया अदा करने आई थी और साथ ही मेरा रिश्ता भी अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। उसका बेटा पुलिस अफसर था और ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी कि अगर मेरी इस लड़के के साथ शादी हो जाएगी तो मैं भी पुलिस में आसानी से भर्ती हो जाऊंगी। मैंने माँ को इशारा किया कि जल्दी से हाँ कर दो। माँ ने कुछ दिन सोचने के लिए मांगे और फिर हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी एक पुलिस इंस्पेक्टर से हो गई थी और मैं शादी करके दूसरे शहर चली गई। मेरी माँ का बड़ा इरादा था कि वो मुझे डॉक्टर बनाए, मगर मैं भी क्या करती, अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैंने दूसरे शहर आकर कुछ ही दिनों में पुलिस की फील्ड ज्वाइन कर ली। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं और मेरे पति दोनों ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर अचानक कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी बहनें डॉक्टर बन रही हैं। डॉक्टर बनना कौन सा आसान काम है। माँ ने अपना शहर में लिया हुआ घर बेच दिया और ख़ुद किराए पर आ गईं ताकि बेटियाँ डॉक्टर बन सकें। मेरे भाइयों और पिता ने घर बेचने पर बहुत ऐतराज़ किया था। वो तो घर बेचने को राज़ी ही नहीं थे, लेकिन माँ के सर पर ही पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि किसी की कोई बात नहीं सुनती और बहुत ही महंगे कॉलेज में दोनों का दाखिला करा दिया। मैंने भी माँ को बहुत मना किया कि अपनी हैसियत से ज़्यादा चादर में पैर मत फैलाओ, मगर मैं फ़ोन पर सिर्फ समझा ही सकती थी। माँ नहीं मानी तो मैं भी अपने रोज़मर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। मैं भी अपने रोज़मर्रा के कामों में बहुत ही व्यस्त रहने लगी। मैं कभी कभार माँ से जाकर मिल लेती थी। पहले नौकरी और फिर लगातार 2 बेटियों की वजह से घर से निकलना बहुत ही कम हो गया था। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और नौकरी की वजह से बहुत ही खुश थी, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सास मुझसे कुछ ख़ास खुश नहीं रहती। उन्हें पोते की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, मगर मेरी तो दोनों बेटियां ही थीं। मेरे पति को बेटियों के होने से कोई भी मसला नहीं था, मगर मेरी सास जाने क्यों अब मेरे पीछे पड़ गई थी कि अब की बार मुझे पोता ही चाहिए। उनकी बातें सुनकर मैं भी दिमागी परेशानी से जूझ रही थी। मेरी नौकरानी एक दिन मुझसे कहने लगी, मैडम जी, मैं जानती हूँ आप अपनी सास की वजह से बहुत परेशान रहने लगी हैं, मगर मेरे पास एक हल है। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा हल है तुम्हारे पास? वो कहने लगी, मैडम जी, कासगंज के पास ही एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक दाई रहती है। उसकी गोद में अगर गर्भवती औरत 5 मिनट बैठ जाए तो उसके दिल की हर तमन्ना पूरी हो जाती है। उसके यहाँ पर हर हाल में ही बेटा पैदा हो जाता है। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और अपने ही गांव का नाम सुनकर चौंक भी गई थी। ये तो मेरे गांव का नाम था। वहाँ ऐसी कौन सी दाई आ गई जो बेटे बांटने लगी थी। मैंने अपनी नौकरानी की बात को इतना सीरियस नहीं लिया और कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, क्योंकि वहाँ तो अब कोई दाई नहीं रहती। तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। लगभग 3 साल पहले मेरा गांव जाना हुआ था, मगर तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी जो मेरे सामने आई हो। मैंने तो इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना। वहाँ किसी दाई का जिक्र तक मैंने कभी नहीं सुना। तो फिर ये दाई कहाँ से आ गई? बल्कि गांव की औरतें अब शहर में अस्पताल का रुख करने लगी थीं। वहीं से अपना चेकअप करवाती हैं और डिलीवरी भी अस्पताल से ही करवाती है। मैंने नौकरानी को कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी ही हो रही है। जाओ जाकर अपना काम करो। ऐसी फिजूल बातें अपने दिमाग में मत लाया करो। उस गांव में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, किसी और गांव का वाकया होगा। नौकरानी कहने लगी, लेकिन मैडम जी, मुझे तो पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी बहन को भी उसका पति रोज़ बेटियों के ताने देता था। उसकी 4 बेटियां थीं और उसके पति ने कहा था कि अब की बार अगर तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। डॉक्टरों ने तो अल्ट्रासाउंड करके साफ बता दिया था कि इस बार भी बेटी है, मगर फिर किसी ने उस दाई के बारे में बताया। मैं अपनी बहन के साथ खुद उस गांव में गई थी। वहाँ एक दाई थी, बड़ी ही कोई नेक दाई थी, अच्छी इंसान लग रही थी। मेरी बहन को कहने लगी कि मेरी झोली में बैठ जाओ, तुम्हारे पेट में मौजूद लड़की लड़के में बदल जाएगी। मेरी बहन उस दाई की गोद में 5 मिनट तक बैठी रही और सच में ऐसा ही हुआ। जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ये सारी बातें मेरी सास भी सुन रही थी। कहने लगी, हम भी वहाँ जाएंगे, तुम इस बार गर्भवती हो जाओ तो हम भी ज़रूर जाएंगे।
मुझे अपनी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए पोता ही चाहिए। मैं सर पकड़कर बैठ गई। ये क्या नई कहानी निकल कर आई है जो इस नौकरानी ने मेरी सास के कानों में भी डाल दी। मैंने अपनी नौकरानी को गुस्से से देखा कि इतनी ऊंची आवाज़ में बताने की क्या ज़रूरत थी। मेरी सास ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखती थी, मगर मैं एक पुलिस वाली थी, इसीलिए जब तक मैं अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख लेती मुझे यकीन नहीं आता। इसीलिए मैंने सास को तसल्ली देते हुए कह दिया कि ठीक है, इस बार मेरा गर्भ ठहर जाए तो जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर लूँगी। मैंने रात को अपने पति से सारी बात की तो वो कहने लगे, मुझे भी ऐसी पंडित बाबाओं की बातों पर यकीन नहीं है, मगर होने को तो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो नामुमकिन लगता है। तुम माँ की ख्वाहिश पर वैसा ही कर लेना जैसा वो चाहेंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। कोई और गांव होता तो शायद ये बात मेरे दिमाग से निकल जाती, मगर नौकरानी ने मेरे गांव का ही नाम लिया था और मेरा चौंक जाना तो बनता था। मैंने अगले दिन ही माँ को फ़ोन किया और पूछा कि माँ, मैंने सुना है हमारे गांव में कोई नई नई दाई आई है, क्या ये सच है? माँ कहने लगी, बेटा तुझे मालूम है कि अब गांव जाना बहुत कम हो गया है। मैं किसी से पता करवाकर तुझे इस बारे में बताऊंगी। 2 दिनों बाद माँ का फ़ोन आया। वो कहने लगी, बेटा मैंने पता करवा लिया है, मगर वहाँ तो कोई दाई नहीं है। सारी औरतें अब शहर में ही जाती हैं। मैंने सुनकर सुकून की सांस ली कि शुक्र है ये किस्सा मेरे गांव का नहीं है। मेरी सास इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने मालूम करवाया है। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ ही साल सुकून से गुजर रहे थे कि मेरी इस सुकून भरी ज़िंदगी में फिर से हलचल मचने वाली थी। मेरी नौकरानी एक दिन आई तो वो बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैडम जी, मेरी सास ने कहा है कि इस बार अगर उसे पोता नहीं दिया तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी। मैंने मजाक करते हुए कहा, लो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वो तुम्हारी गांव में रहने वाली दाई है ना, जो 5 मिनट में ही लड़की को लड़के में बदल देती है। तुम भी उसकी गोद में जाकर 5 मिनट के लिए बैठ जाना और तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएंगी। मैंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि मैं जानती थी कि वहाँ ऐसी कोई दाई है ही नहीं। पता नहीं उसने मेरी बात को मजाक में ले लिया या संजीदगी से, मगर अगले दिन से वो काम पर नहीं आई। उसने अपनी जगह किसी और को काम पर भेज दिया था। दूसरी नौकरानी से मैंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों काम पर आई हो, वो क्यों नहीं आई? उसने बताया कि वो कासगंज के ही एक गांव गई है। मैंने सोचा अच्छा है, वो जाकर वहां देखे तो आखिर, फिर उसे सब कुछ समझ आएगा और कौन उसकी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करेगा। इतनी दूर जाकर अब खुद ही बेवकूफ़ बनकर वापस लौट आएगी तो उसे समझ आएगा। ऐसी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर लेते। जब वो 1 हफ्ते बाद वापस आई तो बहुत ही खुश थी और मुझसे कहने लगी, मैडम मैं उस गांव में गई थी। मैंने हंसते हुए पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? वो दाई तुम्हें मिली या नहीं? मुझे उम्मीद थी कि वो मायूस सी होकर इनकार ज़रूर करेगी, मगर मेरे होश उड़ गए थे जब उसने बड़े ही मज़े से कहा, जी मैडम जी, वो दाई भी मिली और मैं उसकी गोद में भी 5 मिनट बैठकर आई हूँ। अब मुझे पक्का यकीन है कि मेरा बेटा ही होगा। मैंने बेयकीनी से ये सुना और फिर कुछ सोच कर कहा, क्या पता पहले भी तुम्हारे घर बेटा ही पैदा होना हो। वो कहने लगी, मैडम जी देखिए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया था कि मेरे यहाँ बेटी पैदा होगी और मुझे यकीन था कि आप हरगिज़ ये बात नहीं मानोगी। मैं गांव में गई थी, इसलिए मैंने अपने फ़ोन में गांव की कुछ तस्वीरें भी बनाई हैं। उसने अपना टूटी स्क्रीन वाला फ़ोन मेरे सामने किया तो मैं दंग रह गई। वो किस्सा तो मेरे ही गांव का था। मैंने नौकरानी से कहा, अगर गांव गई ही थी तो उस दाई की भी तस्वीर खींच लाती, मैं भी देख लेती आखिर ऐसी कौन सी दाई है। वो कहने लगी, मैडम जी मैंने तो कहा था उस दाई से कि फ़ोटो खिंचवा लो, मैं जाकर अपनी मालकिन को दिखाऊंगी, मगर उसने मना कर दिया कि वो तस्वीर नहीं खिंचवाती। नौकरानी को भेजकर मैंने माँ को फ़ोन किया और माँ से कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वहाँ ऐसी कोई दाई नहीं है? माँ मुझसे कहने लगी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला तुझसे, मुझे जो पता चला वो मैंने तुझे बता दिया। एक जानने वाली से पूछा था इस बारे में, उसी ने ही मुझे बता दिया कि मेरे जाने के बाद वहाँ कोई दाई अब नहीं है। मैंने तो तुझे वही बताया। मैंने कहा, माँ तुम्हें वहाँ खुद जाकर देखना चाहिए था। एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे नहीं हो सका। माँ गुस्से से कहने लगी, मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ,
तेरी तरह नहीं हूँ जो जाकर हर तरफ तफ्तीश करती रहूँ। खुद आ जाती और जाकर पूछ लेती। तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि मेरे जोड़ों में कितना दर्द रहता है। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, फिर भी कह रही हो कि मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए था। माँ ने मुझे अच्छी खासी बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अफसोस हुआ कि मुझे माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं तो माँ को बाद में मना लूँगी और सॉरी भी कह दूँगी। इसी दाई वाले मामले ने मेरा चैन सुकून बर्बाद कर दिया था। सास मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि हम भी वहाँ जाएंगे। अब मुझे बस उस दाई को झूठा साबित करने के लिए बस अपनी नौकरानी के बच्चे का इंतज़ार था। जब अल्ट्रासाउंड में आ गया था कि उसके यहाँ तो बेटी है, फिर भला वो दाई की गोद में 5 या 10 मिनट भी बैठ जाती, उसके यहाँ लड़की ही पैदा होती। मगर अस्पताल में जब डॉक्टर ने बताया कि हमारी नौकरानी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो मेरे कदमों तले ज़मीन ही निकल गई। ये कैसे हो सकता था? मेरी सास को पता चला तो वो कहने लगी, मुझे तो पहले ही पता था कि इस दाई की गोद बहुत ही निराली है, हम भी वहाँ ज़रूर जाएंगे। मेरे कुछ कहने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी सास ने मेरा और अपना सामान बांधा और गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले मैं माँ के यहाँ अपने मायके आई। मैं शायद 3 साल बाद यहाँ आ रही थी। इन दिनों घर के हालात बहुत ही बदल चुके थे, मैंने सुना था, मगर अब तो अपनी आंखों से देखा कि सच में बहुत ही ज़्यादा घर में खुशहाली आ गई थी। नया घर और नया फर्नीचर और हर चीज़ बहुत ही महंगी थी। मेरी सास भी बहुत खुश हुई। मेरी माँ कहने लगी कि मेरी दोनों छोटी बेटियाँ डॉक्टर बन गई हैं और बेटों ने अपने अपने स्टोर खोल लिए हैं। मेरी माँ को मेरे आने का पहले ही मालूम हो गया था कि मैं किस लिए वहाँ पर आई हूँ, इसलिए वो मुझसे कहने लगी कि 2-4 दिन पहले आराम कर लो, फिर चली जाना अपनी सास के साथ गांव डॉक्टर के पास। मेरे तो जोड़ों में दर्द है, गांव की टूटी फूटी सड़कों का मैं सफ़र नहीं कर सकती। 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं अपनी सास के साथ गांव आ गई। मेरी सास बहुत खुश हो रही थी कि अब तो उनकी दिली तमन्ना पूरी हो जाएगी। हम 2 घंटे का सफ़र करने के बाद गांव पहुँचे। सुना था गांव के शुरू में ही एक झोपड़ी है जहां वो बैठती है। हम अंदर गए तो एक औरत ने सर पर हरे रंग का मफलर लपेटा हुआ था। मुझे वो देखने से कहीं से भी दाई नहीं लग रही थी। मेरे अंदर की पुलिस वाली जाग गई थी। मैंने उसे जाकर कहा, मैं बेटे के लिए आई हूँ, तो वो कहने लगी, मैडम जी, जाकर किसी भी अस्पताल से अल्ट्रासाउंड करवा कर लाओ। अगर तो इस रिपोर्ट में लड़की हुई तो चली आना, वरना अगर लड़का हुआ तो घर वापस लौट जाना। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो कि तुम्हारा लड़का हो और तुम हमारी गोद में बैठो तो सारे तंत्र मंत्र उल्टे न पड़ जाएं और तुम्हारा लड़का लड़की में बदल जाए। इसीलिए जाओ, पहले अल्ट्रासाउंड करवा कर लेकर आओ। उसके बात करने के अंदाज से मेरी सास तो बहुत खुश हुई। कहने लगी, देखो कितनी अच्छी दाई है, पैसे भी नहीं लिए और अल्ट्रासाउंड का कितना अच्छा मशवरा दिया है। मैंने भी सोचा, हाँ ये भी ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए। मैंने घर जाकर माँ और बहनों को सारी बात बताई तो बहनें कहने लगी, अरे दीदी, तुम कल अपनी सास के साथ मेरे क्लिनिक आ जाना, मैं तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर दूंगी। अगले दिन जब टेस्ट हुआ और उसकी रिपोर्ट आई तो मेरी बहन ने उदासी से बताया कि दीदी, तुम्हारे यहाँ फिर से लड़की है। ये खबर सुनकर मेरी सास का मूड ख़राब हो गया था, मगर फिर कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, वो दाई है ना, हम आज ही दोबारा उसके पास जाएंगे। बहन के क्लिनिक से निकलकर हम सीधा गांव उस दाई के पास आ गए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं इस दाई की गोद में बैठी और 5 मिनट बाद उठ गई। उस दाई ने पैसे नहीं लिए, मगर मेरी सास ने ज़बरदस्ती काफ़ी सारे नोट उसकी झोली में रख दिए। मेरा इरादा भी 1 दिन और रहने का था, मगर सास ने जल्दी मचाई हुई थी। मैं रात को माँ को बताने उनके कमरे में गई तो कमरे से माँ की परेशान आवाज़ सुनाई दी, फिक्र नहीं करो तुम दोनों बहनों, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कमरे में जाकर पूछा, क्या बात है, किस बारे में बात चल रही है, कोई परेशानी वाली बात है क्या? माँ मुझे यूँ अचानक देखकर घबरा गई, फिर गहरी सांस भरकर कहने लगी, तुम्हारी सास के बारे में तुम्हारी बहनें परेशान हो रही थीं कि सुबह उसका रवैया तुमसे ठीक नहीं था, तो मैं उन्हें कह रही थी कि अब जब तुम्हें बेटा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें बताकर कि मैं सुबह जा रही हूँ अपने कमरे में आ गई थी। सारी रात मैं सोचती रही
कि मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तो लिखा है कि मैं एक लड़की को जन्म दूंगी, मगर क्या इस दाई की गोद में बैठने से सच में ही मेरे घर बेटा पैदा हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता था? बच्चे का लिंग कैसे बदल सकता था? कुछ तो ऐसा था जो फिलहाल मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा जो मेरी नज़रों से ओझल था। खैर, मैंने सोचा अब सच और झूठ का तभी पता चलेगा जब मेरी डिलीवरी होगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले ही दिन हमारे जाने का वक्त आ गया था। जाने से पहले ही मैंने सोचा अपनी एक दोस्त से मिलती जाऊं, इसी शहर की रहने वाली थी। पुलिस की ट्रेनिंग हम दोनों ने एक साथ ही पास की थी और फिर वो अपने शहर यहाँ आ गई और मैं अपने ससुराल चली गई। मैं जब उससे मिलने गई तो वो एक केस को हैंडल कर रही थी। मेरे पूछने पर बताने लगी कि कासगंज गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ एक अजीबोगरीब वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं। सुनकर यकीन नहीं आता मगर मानना पड़ता है। मगर कैसे ये किसी को नहीं पता और हमें भी बावजूद कोशिशों के कोई सबूत नहीं मिल पाया। मैंने अपनी नई साथियों को भेजा कि देखो वो कौन है, मगर उस दाई ने हमेशा घूंघट ओढ़ा होता है और शक्ल तो दूर की बात, किसी को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। गांव की औरतों से पूछा मगर किसी को कुछ मालूम नहीं। मेरी टीम भी दोबारा नाकाम होकर वापस आ गई। मैं उसकी बातें सुनकर चौंक गई। मतलब वो भी मेरी तरह ही सोच रही थी, उसे भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक बात मेरे दिमाग में उलझन का मकसद बन रही थी, वो ये थी कि मैं जब उस दाई से मिली तो उसका चेहरा खुला हुआ था, उसने घूंघट तो नहीं किया था। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया, वो असली दाई थी भी या दाई के भेष में कोई औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। और जब तक मैं सच नहीं जान लेती मुझे चैन नहीं मिलना था। ये औरत जो कोई भी थी, उसकी असलियत जानने का वक्त आ गया था। लेकिन मसला ये था कि मैं वापस आ रही थी और ये मेरा इलाका भी नहीं था। मैंने अपने दोस्त के साथ उस केस को खूब अच्छी तरह डिस्कस किया और उससे कहा कि जल्दी इस केस को हल करे, क्योंकि इस सब में मेरे गांव का नाम बदनाम हो रहा था और ये मुझे किसी तौर पर भी मंजूर नहीं था। मैं अपनी सास के साथ वापस अपने शहर आ गई। प्लानिंग के मुताबिक मैंने 4 दिन बाद अपनी सास को कहा कि मुझे एक केस के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, आप बच्चियों का ध्यान रखिएगा। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उस दाई वाले मामले को संभालना चाहती थी, इसीलिए किसी को भी बिना बताए चोरी चुपके अपने शहर आ गई। मैंने अपनी माँ और बहनों को भी इस बारे में नहीं बताया था कि मैं दोबारा आई हूँ। अगले दिन मैंने और मेरी दोस्त ने बुर्का पहन लिया और अपना हुलिया बदलकर हम गांव की तरफ रवाना हो गए। मेरी दोस्त मेरी सास बनी हुई थी। हमने नकाब किया था, इसलिए ये डर नहीं था कि कोई हमें पहचान लेगा। जब हम अंदर गए तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जो औरत उस वक्त मुझे दाई बनकर मिली थी, वो इस वक्त एक औरत को असली वाली दाई के पास भेज रही थी। उस घूंघट वाली दाई को देखकर मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, मगर ध्यान से सुनने के बावजूद याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी है ये आवाज़ मैंने अपनी दोस्त को सलाह दी कि इस दाई का पीछा करके मालूम करना होगा। मैं अपने शक की तस्दीक करना चाहती थी। इस दाई ने शाम के 4 बजे कमरा बंद किया और उसी वक्त एक गाड़ी उसे लेने आ गई। गाड़ी देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी दोस्त कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि ये दाई फ्रॉड करती है। इतनी शानदार गाड़ी एक आम आदमी खरीदने का सोच भी नहीं सकता। मेरे हवास सुनकर खो चुके थे और मुझे अपनी तबीयत ही ख़राब होती हुई महसूस हो रही थी। मुझे चक्कर से आ रहे थे तो मेरी दोस्त जल्दी से मुझे अस्पताल ले आई। वहाँ अचानक ही मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछा, डॉक्टर, मेरे बच्चे का लिंग क्या है, लड़का है या लड़की? वो कहने लगी कि लड़का है। मैं तो ये सुनकर बहुत ही उलझन का शिकार हो गई। पता नहीं अब पहले से लड़का था या वाकई गोद में बैठने से लिंग बदल गया था। डॉक्टर ने मेरे पूछने पर कहा, अगर तुम 1 महीने पहले भी अल्ट्रासाउंड करवाती तो मैं यही कहती कि लड़का है, क्योंकि बच्चे का लिंग इतने महीनों तक आ चुका होता है। मेरी दोस्त ने मुझे यूं परेशान देखा तो कहने लगी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं खुद उस केस को देख लूँगी। तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुम रेस्ट करो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने उससे कहा, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने भाई को बुलवाकर अपने घर जा रही हूँ। वो बेचारी हैरान परेशान होती चली गई।
उसे मेरे अजीबोगरीब रवैये की समझ नहीं आ रही थी। मैं अब उसे क्या बताती कि मुझे क्या पता चल चुका है कि वो दाई कौन है। वो दाई जिसको आज घूंघट में हमने देखा था कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। मुझे उसकी आवाज़ से शक तो हो गया था, मगर मैं पूरा यकीन नहीं कर सकती थी। मगर जब मैंने उस गाड़ी को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान फट गया हो। वो गाड़ी मेरे भाई की थी, वही माँ को लेने आया हुआ था। ये सब जानकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरी माँ क्या कर रही है, बल्कि मेरी बहनों ने भी मुझसे झूठ बोला कि रिपोर्ट में बेटी है। जाने इन सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा क्यों दिया था। मैंने टैक्सी बुलवाई और माँ के घर की तरफ मोड़ ली। अब सारे सवालों के जवाब वहीं से मिल सकते थे कि ये सारा क्या चक्कर है और क्यों ये खेल खेला जा रहा है। मैं घर गई तो सभी मुझे देखकर दंग रह गए। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं 2-4 दिनों बाद ही वापस आ जाऊंगी। मेरी बहन परेशान होकर आगे बढ़ी और कहने लगी, दीदी क्या बात है, तुम रात के इस वक्त यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना। मैंने अपनी बहन के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, ठीक तो कुछ भी नहीं है। तुम लोग मुझे अब बताओगे कि ये सारा ड्रामा क्या है। सब हक्के बक्के रह गए। वो चीख कर बोली, मुझे क्यों मारा आपने। मैंने अपनी अभी वाली रिपोर्ट उसके आगे की और कहा, ये है मेरी असली रिपोर्ट्स, तुमने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी क्यों। फिर मैं माँ की तरफ मुड़ी और कहा, माँ तुम दाई का भेष बदलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही हो, क्यों। माँ समेत सबके रंग उड़ गए। मैंने कहा, मुझे सब सच सच सुनना है, वरना मैं पुलिस को अभी कॉल करके सब कुछ बता दूंगी। माँ चीखते हुए बोली, हमारे पास और कोई चारा नहीं था, तुम तो शादी करके चली गई। तुम्हें क्या मालूम कि हमने कैसा कैसा वक्त काटा है। बेटियों को सब कुछ बेचकर डॉक्टर बना दिया, इस उम्मीद पर कि बच्चियां डॉक्टर बन जाएंगी तो पैसों की रेलपेल हो जाएगी, हमारे दिन संवर जाएंगे। मगर हुआ क्या, लाखों करोड़ों खर्च करके भी मेरी बेटियों को ढंग की नौकरी नहीं मिली। मैंने सोचा था कि लाखों की तनख्वाह मिलेगी, मगर 40-50 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी कहीं नहीं मिल रही थी। हमारे घर खाने के लाले पड़े हुए थे। बस फिर सोचा कि दौलत सीधे तरीके से नहीं आ रही तो टेढ़े तरीके से ही हासिल की जाए। इसीलिए तेरे पिताजी का स्टोर बेचा और उसको क्लिनिक बना दिया। मैंने उन दिनों गांव में ये चर्चा फैला दी थी कि मैं ऐसी दाई हूँ जिसकी गोद में बैठने से लड़की लड़का बन जाता है। इसी तरह औरतों की कतारें लग जाती थीं। मैं उनको अल्ट्रासाउंड के लिए अपनी बेटियों के क्लिनिक भेजती थी, जिनका पहले से ही बेटा होता। सिर्फ उन्हें ही कहती कि मेरी गोद में बैठ जाओ, क्योंकि मेरी बेटी उसको झूठ कहती कि तुम्हारे यहाँ लड़की है। वो बेचारी फिर मेरे पास आती। जिनकी रिपोर्ट में बेटी लिखी होती उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। हमारा ये काम बड़ा अच्छा चल रहा था, बड़ा ही मुनाफा हो रहा था। पिछले 3 सालों में करोड़ों रुपए मिले। मैं सभी आने वाली औरतों को डिलीवरी के लिए भी अपने ही क्लिनिक में भेजती थी। मैंने घूंघट डालकर चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। तुम्हारे साथ ये नाटक इसीलिए करना पड़ा था कि कहीं तुम्हें किसी किस्म का शक न हो जाए। तुम्हारे अल्ट्रासाउंड में लड़का ही था, मगर जानबूझकर लड़की कहा था ताकि तुम भी मजबूरन दाई के पास जाती। मैंने अपनी जगह किसी और को बैठा दिया। मकसद यही था कि जब तुम्हारा बेटा पैदा होता तो तुम्हें भी यकीन आ जाता और तुम भी इस बात को मान लेती और यहाँ दोबारा इस बात को झूठ साबित करने नहीं आती। हमने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैंने दुख से कहा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए थी। डॉक्टरी जैसे महान पेशे को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फ्रॉड किया है और पुलिस जल्द आपको पकड़ कर ले जाएगी। ये मैं थी जिसने अपने पुलिस अफसर दोस्त को आपकी सच्चाई नहीं बताई। माँ मेरे कदमों में पड़ गई कि किसी को कुछ मत बताना, मैं अब सब कुछ ख़त्म कर दूंगी, अब ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। मेरी बहनें भी रो रो कर गिड़गिड़ाकर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने कहा, माफ़ी की सिर्फ एक ही शर्त है, जो पैसा लिया हुआ है गरीब अनाथालय में जमा करवाओ और ख़ुद शुरू से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। अब दोबारा किसी के साथ फ्रॉड या धोखा करने की कोशिश भी की तो मैं खुद सबको गिरफ्तार करूंगी। मेरे घर वालों ने ऐसा ही किया, सारा पैसा गरीबों में बांट दिया और मैं फिर से अपने शहर वापस आ गई। बेटे के लालच में औरतें भी अंधी हो जाती हैं।
बेटियां भी तो घर का चिराग होती हैं। बेटे और बेटियों में फ़र्क ना करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।